आज तीसरा दिन था कि वह नौजवान रेस्टोरेंट में बैठा लगातार मुझे टकटकी बांधे देखे जा रहा था। मैं बहुत नर्वस हो रही थी। मैं शिमला के एक रेस्टोरेंट में अकाउंट पर बैठती थी। उस रेस्टोरेंट में जो भी ऑर्डर करता वह मुझे ही बताता और पैसे भी मैं ही रिसीव करती और उसके बाद उनका यह ऑर्डर पेपर पर लिखकर उन्हें दे देते थे। फिर वेटर उनसे वह पर्ची लेकर उनको खाना सर्व करते थे। या नौजवान पिछले 4 दिनों से सिर्फ एक कप कॉफ़ी ही ऑर्डर करता था और बिल्कुल एंड पर मेरे सामने वाले टेबल पर जाकर बैठ जाता। कॉफ़ी पीता रहता, मुझे देखता रहता। शिमला में यूं तो 12 महीने का मौसम ठंडा रहता है, लेकिन जनवरी का महीना था। बर्फबारी अपने बुलंदी पर थी। ऐसे में बहुत कम ही लोग रेस्टोरेंट में आते थे और ज्यादातर लोग अपने होटल के कमरों में ही रहना पसंद करते थे। लेकिन इस सर्दी के मौसम में जब वहां पर इक्का दुक्का ही लोग बैठे थे, वह शख्स वहां आ जाता था। जॉगर्स, दस्ताने, लॉन्ग सूट सब कुछ पहने वह मेरे सामने वाली टेबल पर आकर बैठ जाता था। आज सर्दी की कहर ज्यादा थी। अभी भी बाहर बर्फबारी हो रही थी, इसलिए वेटर भी रेस्टोरेंट पहुंच नहीं पाए। उस वक्त रेस्टोरेंट में सिर्फ मैं थी, जहां पर उस रेस्टोरेंट का मालिक भी था। वो मुझे यही कह रहा था कि कुछ लोगों का ऑर्डर पूरा करके रेस्टोरेंट बंद करके तुम भी जा सकती हो। आखिरी शख्स जाने के लिए तैयार ही था जब वह नौजवान अंदर आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, एक कप कॉफ़ी चाहिए। मैंने कहा, आज स्टॉप सर्दी की वजह से पहुंच नहीं पाया है। हो सकता है रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाए। आप चाहे तो कहीं और से कॉफ़ी पी ले। मेरी इस बात पर उसने बड़ी गुस्सैल नज़रों से मुझे देखा था। कहने लगा, मुझे ये की काफ़ी पसंद है, इसलिए आप ऐसा करें कि आप खुद जाकर मेरे लिए काफ़ी बना लाए। ये कहकर वहाँ सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मजबूरन मुझे ही उसके लिए कॉफ़ी बनानी पड़ी। कॉफ़ी बनाकर मैंने उसे दी और सामने अपने काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि कब ये शख्स कॉफ़ी पिए और मैं इस रेस्टोरेंट को बंद करके वापस जाऊं। लेकिन वह बड़े आराम से कॉफ़ी के घूंट भर रहा था और बिना किसी लिहाज के टिकटिकी बांधे मुझे ही देख रहा था। जैसे कॉफ़ी खत्म हुई, उसने एक और काफ़ी ऑर्डर कर दी। मैं उसे कह भी चुकी थी कि और ज़्यादा मौसम खराब होने की खबर आ चुकी है और मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर पर है, पर वह तो यूं था जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। शाम अब गहरी होने लगी थी। मैं बार बार अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देख रही थी कि कब ये शख्स जाए और मैं भी वापस जाऊं, लेकिन वह शख्स बहुत ज्यादा ढीठ था। जब तक रात का अंधेरा नहीं छा गया तब तक एक के बाद एक काफी मांग कर पीता रहा। रेस्टोरेंट का मालिक चाबी मुझे थमा कर गया था, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहां रुकना पड़ा। और अब जैसे हो वो शख्स जाने के लिए उठा, मैंने भी रेस्टोरेंट जल्दी से बंद किया और बाहर निकली तो देखा मौसम तो बहुत ज्यादा ही खराब हो गया था। मौसम अपने तेवर बिल्कुल बदल चुका था। बर्फबारी में शिद्दत आ गई थी और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि इतनी तेज बर्फबारी में अपने घर तक कैसे पहुंचूंगी। बर्फबारी और मौसम की खराबी की वजह से सड़कें सुनसान थी। बर्फ चारों ओर फैली चुकी थी। सब लोग या तो अपने घरों में बंद थे या अपने होटलों के कमरों में। मैं तेजी से अपने होटल में जाना चाहती थी, लेकिन बर्फ की शिद्दत ने मुझे कटकटाने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि मैंने डबल जैकेट पहन रखी थी, इसके बावजूद मुझे ठंड महसूस हो रही थी। एक तो बर्फबारी बहुत तेजी से शुरू हो चुकी थी, उस पर हवा भी बहुत तेज थी। खून खून जमा देने वाली सर्दी में ना जाने किस तरह से अपने आप को गिरने से बचाते हुए मैं चलती चली जा रही थी। जैसे मेरे पैर जरा से रुकते मेरे पैर बर्फ में घुसने लगते। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी हिम्मत बरकरार रख रही थी कि अचानक से एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ तो वह वही नौजवान था। कहने लगा, आइए, आपको आपके मुकाम तक पहुंचा देता हूँ। मैं उससे कभी भी लिफ्ट ना लेती, लेकिन जिस किस्म का मौसम शुरू हो चुका था, मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। मैं उसे रास्ता समझाने लगी। कहने लगा, मेरी वजह से आप काफ़ी मुश्किल में आ गई है। उसने सामने डैशबोर्ड से सिगरेट की डिबिया में से एक सिगरेट निकालकर अपने मुंह में लिया और लेटर से जलाने लगा। मैंने कहा, यह मेरी ड्यूटी थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, हाँ, ड्यूटी तो बहुत अच्छे से निभानी आती है आपको।
पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाती हैं आप। मैं तो 4 दिन से आपकी इस आदत से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। वहाँ शायद मुझसे नज़दीकी बनाना चाह रहा था। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी, कहने लगा, बहुत खूबसूरत हैं आप। मैं जिन बातों से बचना चाह रही थी, वो उसी पर आ चुका था। मैं जानती थी कि वह 4 दिन से मुझे किन नज़रों से देख रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधी सीधी सड़क थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बर्फबारी की वजह से वह गाड़ी बहुत आहिस्ता चला रहा था और मैं चाहती थी कि यहाँ सफ़र जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कहने लगा, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने घबराकर कहा, किस बात का जवाब? तो इस पर कहने लगा, मैंने आपकी तारीफ की है, आपको थैंक यू कहना चाहिए था। मैंने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, बहुत ही कम है ऐसी लड़कियां जिनके हुस्न से मैं प्रभावित हुआ हूँ, उनमें से पहले नंबर आपका है। मैं तो बस यूं ही उस रेस्टोरेंट में आया था, लेकिन आपको देखा तो देखता रह गया। 4 दिन से बस आपके लिए ही तो आ रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी नज़रों की वार से आप मेरे इरादों को भांप चुकी होंगी। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र को बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाती हैं, है ना? ये कहते हुए उसने अपने सिगरेट का धुआं मेरी तरफ उठाया था। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, प्लीज़ आप कुछ तेज ड्राइव नहीं कर सकते? मुझे जल्द घर पहुंचना है। मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। मौसम खराब है, इस वजह से मैं गाड़ी तेज नहीं चला सकता, और अगर मौसम ठीक भी होता तब भी मेरी तो ख्वाहिश थी कि यहाँ सफ़र लंबे से लंबा होता चला जाए। ये शख्स का लहजा बड़ा ही अजीब होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी से उतर जाना चाहिए। वैसे भी मेरा घर अब ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने कहा, ऐसा करें, आप मुझे यही उतार दें, मैं खुद चली जाऊंगी। कहने लगा, क्या हुआ, आपको मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही? लड़कियां तो मरती हैं मेरे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए, और एक आप है। मैंने कहा, प्लीज़ आप गाड़ी रोके, मैं खुद चली जाऊंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके बाद जो बात उसने मुझसे कही, मेरे होश उड़ कर रह गए। कहने लगा, आई विल यू मेरी मी, मिस संजना। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं जितना भी हैरान होती उतना कम था। मैंने कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? कहने लगा, बस नाम मुझे तो ये भी मालूम है कि आप रहती कहाँ हैं, ये भी पता है कि आप उस रेस्टोरेंट में नौकरी कब से कर रही हैं। फिर कहने लगा, जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनके बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया जाता है, और मैं तो आपसे शादी तक का सोच चुका हूँ। आपको ये लगता है कि मैं इतना अनजान रहूँगा आपसे? बड़ी संजीदगी से वह मुझसे कह रहा था। गाड़ी उसने मेरे होटल के सामने खड़ी की। मुझे रहने के लिए उसी रेस्टोरेंट के मालिक ने ये होटल में रूम दिया हुआ। वह एक छोटा सा होटल था। जैसे गाड़ी से उतरी कहने लगा, मेरी बात का जवाब तो दे दे। मैंने कहा, मुझे आपका प्रपोजल स्वीकार नहीं, ये कहकर मैं गाड़ी से उतर गई। गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अगले रोज वह रेस्टोरेंट में नहीं आया। मैंने भगवान का शुक्रिया किया, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पर पहुंची, वो मेरे होटल के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे देखकर मेरे माथे पर शिकन के बल पड़े थे। मैंने चाबी से कमरे का दरवाजा खोला तो कहने लगा, अंदर आने की दावत नहीं दोगी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। मेरा कमरा काफ़ी बड़ा था। बेड के साथ एक छोटा सा सोफ़ा भी था। वह बड़े आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया। मैं उसके बिल्कुल सामने जाकर बैठ गई। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? कहने लगा, आपके यहाँ मेहमान को पानी वगैरह भी नहीं पूछा जाता? मैंने कहा, देखिए मिस्टर, मेरी बात अभी यहीं तक पहुँची थी तो उसने ज़बरदस्ती अपना नाम बताया। कहने लगा, मेरा नाम समीर है। मैंने कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं आपसे साफ कह देना चाहती हूँ कि बेहतर होगा आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। कहने लगा, कैसे अपनी मोहब्बत का आपको यकीन दिलाऊं? क्या जान दे दूं, फिर यकीन आ जाएगा? मैंने कहा, आपको ऐसा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। शादी किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जाती।
कहने लगा लेकिन मोहब्बत हो जाए तो सामने वाले को उसकी मोहब्बत को कुछ तो अहमियत देनी चाहिए। अगर आपको मेरे बारे में कोई शक है तो मैं आपको अपने बारे में हर बात बताने को तैयार हूँ। चाहे तो जैसी मर्जी तसल्ली कर लो। मैं वैसे भी एक तन्हा किस्म की लड़की थी। माँ बाप मेरे साथ नहीं थे और वह शख्स कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। कई बार इनकार करने के बावजूद वहाँ फिर भी मेरे होटल के कमरे के सामने खड़ा रहता। एक ही जिद थी उसकी कि मुझसे शादी करना चाहता है। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था, मैं उस बारे में भी पता कर चुकी थी। वह शख्स कहीं से भी फ्रॉड नहीं लग रहा था। पूरे 1 माह बाद मैंने उससे शादी के लिए हामी भर दी। वह बेहद खुश था, इतना खुश कि जैसे उसकी कोई इम्तिहा ही नहीं थी। कहने लगा, संजना तुमने मुझे जिंदगी दे दी। मैं भी खुश थी, इतनी बार वह मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था। बार बार मेरे रास्ते पर वो मुझे मिलता था। मेरे दिल में भी उसके लिए कहीं ना कहीं कोई जगह तो बन ही चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। कहने लगा सब मनाली में रहते हैं। मैंने कहा हमारी शादी पर कोई आएगा या नहीं। कहने लगा नहीं, हम सिंपल से शादी करेंगे और मैं बहुत जल्द तुम्हें मनाली ले जाऊंगा और सबसे मिलवा दूंगा। मैंने समीर से शादी कर ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि शादी के बाद उसने मुझे छुआ नहीं था। वो मुझे अपने घर ले गया जो कि मुंबई में था। वह अपना बिजनेस भी कर रहा था। छोटा सा बंगला था जो बेहद खूबसूरत था। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं उस वक्त हैरान हुई जब वो मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगा कि तुम आराम करो, या कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। पहले तो मुझे लगा शायद उसे मेरे आराम का ख्याल है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली रात भी वहाँ मेरे कमरे में नहीं आया। दिन में वह मुझसे यूं बातें करता जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रात को वह मेरे करीब नहीं आता था और मैं हैरान थी क्योंकि जिस तरह वह अपनी बेताबियों का जिक्र करता था, मैं तो समझी थी कि शादी होते ही अपनी मोहब्बत मुझ पर निछावर कर देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 1 सप्ताह गुजर गए, लेकिन उसके रूटीन में जरा भी फर्क नहीं आया। एक रात में तंग आकर अपने कमरे से बाहर निकली और उसके कमरे में चली गई। वो सिगरेट पी रहा था। मैंने उसके हाथ से सिगरेट पकड़ी और बुझा दी। मैं उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने कहा, आपने मुझसे शादी क्यों की थी? मेरी बात सुनकर कुछ देर वहाँ मुझे बड़ी संजीदगी से देखता रहा। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं करता? किसी चीज की कमी है? तो मैंने ना मैं सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, कमी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन जैसी मोहब्बत के आप दावेदार थे, मैंने आपको शादी के बाद ऐसा इजहार करते हुए नहीं देखा। ये बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, कैसा इजहार चाहिए आपको? क्या आपके आगे पीछे घूमते हुए इंडियन गाने गाया करूं या फिर आपके साथ बेहुदा कपल डांस किया करूं? क्या करूं, बताइए मुझे। उसकी बातों से मैं सोच में पड़ गई थी। अपने मुंह से कैसे कहती कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम पर कुछ हक रखती हूँ। फिर मैंने सोचा कि शायद खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन अब 3 महीने गुजर चुके थे। वह मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, लेकिन मेरे करीब नहीं आता था। मैं अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। 2 माह का डिस्टेंस बहुत होता है। एक रात में बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठ गई। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, मेकअप भी फुल किया और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, मैं फौरन से लाउंज में आकर बैठ गई। वह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मुझे एक नज़र देते ही अपनी नज़रें पलटना भूल गया। मुझे लगा कि शायद यह मेरी थोड़ी सी जीत है। काफ़ी देर मुझे देखता रहा, लेकिन फौरन ही चौंक सा गया। फिर जल्दी से अपनी नज़रें भी बदल ली। मुझे उसका ये रवैया भी बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाने के फौरन बाद अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या बात है, आपकी मोहब्बत खत्म हो गई है? कहने लगा, नहीं तो, मैं तो अब तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं रोज कहता तो हूँ तुमसे। मैंने कहा, कहते हैं लेकिन एहसास नहीं दिलाते। मियाँ बीवी के रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं और आप अनजान तो नहीं है इन बातों से। मेरी बात सुनकर अचानक वह गुस्से में आ गया।
कहने लगा, तुम्हें हक चाहिए तुम्हें तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाता हूँ। उसने एकदम बड़े गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। मैं हैरान थी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मुझे अपने बंगले के पिछली तरफ लेकर गया, जहाँ मैं आज तक कभी नहीं गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ पीछे क्या चीज़ है और क्या नहीं, लेकिन वहाँ एक कब्र थी जिसे देखकर तो मेरी जान निकल गई। उसने उस कब्र पर लाकर मुझे जोर से फेंका, कहने लगा, इसके खातिर शादी की थी मैंने तुमसे, समझी, जिसे तुमने बर्बाद करके रख दिया, यहाँ तक कि मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर मेरा तो सांस रुकने लगा। मैंने कहा, मैं समझी नहीं। कहने लगा, सामने कब्र पर लिखी हुई पट्टी पढ़ो। जैसे मैंने उस कब्र पर लिखी हुई तख्ती को पढ़ा तो मैं अपना सांस लेना भूल गई। उस पर रेहान लिखा था और मैं उस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ थी, बल्कि उस नाम ने और उस लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मैं दुनिया से छुपती फिर रही थी। शिमला में रहने का भी मेरा मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि मैं छुप जाना चाहती थी अपने अतीत से, लोगों से। लेकिन आज ना जाने क्यों मेरा अतीत आज फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था, समीर की सूरत में। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगा, याद आया तुम्हें कुछ? मैं तो यूं ही कुछ भी नहीं कह सकती थी। मुझे तो शॉक लगा था। कहने लगा, तुमने मेरे छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब तुम हमेशा उसी के नाम पर बैठी रहोगी। कभी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुम्हें अपनाऊंगा। तुम मेरी मोहब्बत से हमेशा दूर ही रहोगी। वहाँ मुझे उसी कब्र पर छोड़कर वापस जा चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रेहान मेरे पास ट्यूशन पढ़ता था। मैं उस वक्त होम ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं देहरादून में रहती थी। वहाँ पढ़ाई में बहुत कमजोर था। 10वीं क्लास में पढ़ता था जब अखबार में विज्ञापन पढ़कर मैं उसके पास गई थी। उसकी माँ से मिली, बातचीत की। काफ़ी अच्छी फीस वहाँ मुझे देने को तैयार थी। मैं उस लड़के से 8 साल बड़ी थी। मैं उसे अपना छोटा भाई समझती थी। अक्सर वह मेरे पास बैठ जाता, मुझसे कहता कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं यहाँ समझती कि मुझे बड़ी बहन की नियत से इज्जत देता है। कभी कहता कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी इस तरह की बातों पर मैं उसे थैंक यू बोल देती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें बड़ी अजीब होने लगी। जिस कमरे में मैं उसे पढ़ाती थी, एक बार उसने वह कमरा लॉक कर दिया। मैंने कहा, तुमने कमरा लॉक क्यों किया है? कहने लगा, ऐसे ही बाहर की आवाज़ों से मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, मुझे ठीक से समझ नहीं आती। मैंने कहा, ठीक है। मैं उसे पढ़ा रही थी कि जब पढ़ते पढ़ते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे अपना हाथ फौरन से छुड़वाया। मैंने कहा कि मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे छुए, इसलिए तुम ज़रा फासला रखा करो। एक बार कहने लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। मैं ये बात भी हंसकर बदल देती। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है। कहने लगा, आपको मैं कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो, बस अच्छे से पढ़ोगे तो और भी अच्छे बच्चे बन जाओगे। कहने लगा, अगर मैं फर्स्ट आया तो मुझे क्या गिफ्ट देंगी? मैंने कहा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। कहने लगा, जो मांगूंगा वह देंगी, वादा करे मेरे साथ। मैंने उससे से हाथ मिला लिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं जानती थी कि वो मुझसे मेरी जिंदगी मांग लेगा। उसने जी तोड़ मेहनत की और 97% मार्क्स लेकर बड़ी खुशी खुशी मेरे पास आया। उसकी माँ भी बड़ी खुश थी। कहने लगी, तुमने तो मेरे निक्कमे बेटे को बहुत अच्छा बना दिया। फिर उन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई। जैसे ही वहाँ अपने बंगले से बाहर गई, रेहान मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरा हाथ पकड़कर वहाँ मुझे अपने कमरे में ले गया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर कहने लगा, आपको याद है, आपने कहा था कि अगर मैं अच्छा रिजल्ट ला कर दूँ तो आप मुझे मेरी पसंद की चीज़ देंगी। मैंने कहा, हाँ, बोलो क्या चाहिए? तो कहने लगा, मुझे आप चाहिए। ये कहकर उसने अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक बेहुदा सी नाइटी मुझे दी। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। तो लो, ये मेरी फरमाइश है, मैं आपको इस कपड़े में देखना चाहता हूँ। उसका ये कहना था कि मैंने गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा।
मैंने कहा, तुम होश में हो, तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? कहने लगा, नहीं, शर्म की कौन सी बात है। वह कहने लगा, आप मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए कह दिया आपसे, मोहब्बत है मुझे आपसे। वह और भी कुछ कहता रहा लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद जो कुछ उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और जिंदगी भर आपका हमसफर बन के रहना चाहता हूँ। मुझे ये बात उसके मुंह से बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि वह छोटा बच्चा था मेरी नज़र में। मैं उसे आज तक अपना भाई ही समझती आई थी और अपने भाई की नज़र से ही मैंने उसे पढ़ने और रिजल्ट अच्छा लाने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो मेरे प्यार का भरोसे का अलग ही फ़ायदा उठाया। मैंने अब गुस्से से उसे एक और थप्पड़ दे मारा और उसके कमरे से बाहर निकल आई। उसके बाद उसने मेरे प्यार को ठुकराया हुआ पाया तो खुद ये बात बर्दाश्त ना कर सका। अपने ही कमरे में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए मैं देहरादून छोड़कर यहाँ शिमला में शिफ्ट हो गई थी, ताकि मैं अपनी पुरानी यादों को भुला सकूं। विहान मेरी वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा। तभी समीर मुझसे इस बात का बदला ले रहा है। उसको लगता है कि मैंने ही उसके भाई को मारा है, लेकिन आज मैंने सोच लिया कि आज मैं समीर को सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगी कि उस दिन रूम में क्या क्या हुआ था और उसके भाई रेहान ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बात की थी। शाम को समीर जब ऑफिस से वापस लौटा तो मेरे साथ नॉर्मल था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, मगर खामोशी से एक दूसरे से कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद जब समीर अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, समीर, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। वह सच जो किसी को नहीं पता, शायद तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं। उस दिन रेहान मुझे जब अपने कमरे में लेकर गया था तो उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने रेहान को हमेशा से अपना एक छोटा भाई समझकर उसे पढ़ाया और हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए उकसाया था, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था, मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। उस दिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसने मुझसे गिफ्ट मांगा। मैंने भी कह दिया कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए बता, मैं तुझे दूंगी। उसने मुझसे वादा लिया, जो मैं कहूँगा क्या तुम मुझे वही दोगी? मैंने भी हाँ कर दिया। फिर उस दिन उसने कमरे में मुझे ले जाकर एक नाइटी देने लगा। कहने लगा, ये नाइटी तुम पहनो और यह पहन कर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरे होश उड़ गए थे। फिर उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, क्योंकि मैं उसको भाई की तरह मानती थी और मैं उससे काफ़ी बड़ी थी। वो मुझसे 8 साल छोटा था और फिर मैं उसकी ट्यूशन टीचर थी। मैं कैसे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती? उसके प्रपोजल वाली बात सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझसे शादी के लिए कहा तो मेरा सर चकराने लगा। फिर मैंने गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह अपने कमरे में फांसी लगा लेगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे किस कदर प्यार करता था, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। अब तुम ही बताओ समीर, क्या मैंने कोई गलत काम किया था? मैं तो उसे अपने भाई की तरह पढ़ाती लिखाती थी, प्यार करती थी, लेकिन वो उसने तो मेरे भरोसा ही तोड़ दिया था। ये कहकर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी और वहीं सोफे पर बैठ गई। समीर ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन जब समीर उठा तो मेरे पास आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। शायद उसने भी पूरी रात यह सोच लिया था कि शायद इन सब में मेरी गलती नहीं थी। उसके बाद समीर ने मुझसे वादा किया और सॉरी बोला कि आज के बाद मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी भी कुछ नहीं कहूँगा। आज से हम दोनों का रिश्ता एक पति पत्नी की तरह ही रिश्ता होगा। आज शादी को 1 साल हो गया और अब मैं समीर के साथ खुश हूँ। समीर मुझे अपने माँ बाप के पास भी ले गया मिलाने देहरादून। और जब रेहान की मम्मी ने मुझे देखा तो वह शांत हो गई। फिर समीर ने उनकी सारी बातें बताई। समीर की मम्मी पापा ने मुझे माफ़ किया और मुझे गले से लगा लिया।
अब मैं देहरादून में समीर के घर पर उनके मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। समीर वहीं पर नौकरी करता है और हम दोनों बहुत खुश हैं। आज 2 साल बाद मेरे और समीर को एक बेटा भी है और हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुनील पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।